Good afternoon, everyone. Now, the last of the times we were talking about this concept of income under the Income Tax Act. If you remember what we had in fact studied in the income tax till now is the charging section, section 4. Section 4 says that if 6 conditions are satisfied, income tax is leviable. 6 कंडीशंस जो दी गई है उनमें से सबसे पहली कंडीशन आती है देयर शुड बी अ पर्सन. दूसरी कंडीशन आती है पर्सन शैल अर्न इनकम. तीसरी कंडीशन आती है इनकम शुड नॉट बी एग्जम्प्ट. चौथी कंडीशन आती है इनकम शैल फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द इनकम टैक्स. पांचवी कंडीशन आती है इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर. और छठी और आखिरी कंडीशन आती है इनकम शैल बी टैक्सेबल एट स्पेसिफाइड रेट्स. तो ये 6 कंडीशंस हैं फॉर द चार्ज ऑफ द इनकम टैक्स. इनफैक्ट हम इन 6 कंडीशंस को रेफर कर चुके हैं, इनकी बात कर चुके हैं ऑलरेडी. उनमें से मतलब 6 में से एक तो पढ़ ही लिया, रेफर तो कर लिया था, बात कर ली, एक की बात कर ली पूरी तरह से, देयर शुड बी अ पर्सन. और अब हम पढ़ रहे थे द कंसेप्ट ऑफ इनकम. इनकम टैक्स लगने के लिए पर्सन होना तो जरूरी है ही, पर साथ ही साथ जरूरी है दैट पर्सन शुड अर्न इनकम. इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में दी गई है. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इनकम इंक्लूड्स ऐसा लिखा गया है, एंड देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव. कॉमन सेंस में जो इनकम है वो तो है ही, उसके अलावा कुछ 26 पॉइंट्स और दिए गए हैं जिन्हें इनकम माना जाता है. हमने ऐसा कहा था स्पेशल कुछ 26 पॉइंट्स हैं जिन्हें इनकम माना जाता है. उन स्पेशल 26 पॉइंट्स की बात तो हालांकि हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम कॉमन सेंस की ही बात कर रहे हैं. कॉमन सेंस में हमने ये पढ़ लिया था कि इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम. दैट इज सच में अगर हमने इनकम कमाई तो इनकम टैक्स लगेगा. नोशनल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा. जो हम कमा सकते थे उस पर इनकम टैक्स नहीं है. अगर हमने सच में इनकम कमाई है तभी इनकम टैक्स लगेगा. तो एक तो हमने ये पढ़ लिया दैट इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम. इसको पढ़ने का एक और तरीका ये था जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, एंड वी हैव स्टडीड कि इनकम टैक्स उस पर नहीं लगता है जो हम दिखाते हैं, बल्कि इनकम टैक्स उस पर लगता है जो हम सच में कमाते हैं. इनकम टैक्स वुड बी लेविड ऑन अवर रियल इनकम. और मैंने पूरी उसकी थ्योरी आपको समझाई थी कि देखो एक व्यक्ति है, 5 लाख की इनकम दिखाई, पर इनकम टैक्स में उसका असेसमेंट हुआ और असेसमेंट में उसकी रियल इनकम 50 लाख निकल गई. तो जो एडिशनल 45 लाख की इनकम है उसको 45 लाख पे टैक्स लगेगा, ब्याज लगेगा, पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है. और मैंने आपको ये भी कंसेप्ट बताया कि इनकम टैक्स में इनफैक्ट 2 बार हिसाब होता है. एक तो टैक्स पेयर खुद अपनी तरफ से हिसाब देता है, तो हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम. और एक टैक्स कलेक्टर असेसिंग ऑफिसर होता है उनका एक अधिकारी, असेसिंग एओ, एओ होता है उनका अधिकारी. तो एओ भी लोगों का टैक्स निकालता है और उस तरीके से भी लोगों का टैक्स डिटरमाइन किया जाता है. तो अल्टीमेटली टैक्स उस पर लगता है जो एओ ने निकाला, विच इज द रियल इनकम जो फाइनली असेसी ने कमाई है. So that is what is the issue we had addressed the last time. Then we have already studied income tax is a tax on income, and income means net income. खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा पर इनकम टैक्स लगेगा. टर्नओवर पे नहीं लगता इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लगता है प्रॉफिट पे. प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये कंप्यूटेशन का मुद्दा है. हम उसको आने वाली बैच में बहुत लंबा चौड़ा अपन उसका डिस्कशन करेंगे कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा. फिर हमने ई पॉइंट पढ़ा दैट इनकम मॉनेटरी हो या काइंड में हो इनकम टैक्स लगता है. इवन इफ द इनकम इज इन काइंड उस पर इनकम टैक्स लगता है. दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड.
एंड देन इलीगल इनकम हो या लीगल इनकम हो, हम तो किसी को नहीं छोड़ते हैं. इवन इफ द इनकम इज इलीगल, हमें उस पर इनकम टैक्स लगता है. दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. देन वी हैव सेड इनकम टैक्स में इनकम का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली ये होता है कि ऑल रेवेन्यू रिसिट्स आर टैक्सेबल. तो वॉट एवर वी से इनकम एक्चुअली it in general denotes a revenue receipt. So in general income is basically something which is a revenue receipt. So if I say income, actually I in general mean that it is a revenue receipt. That is what in fact we have talked about in our earlier discussion. Then generally this is what I summarize sometimes. Generally all revenue receipts are taxable and generally all capital receipts are exempt. However, some revenue receipts are made exempt under the law and some capital receipts are made taxable under the law. तो ये अपन ने बात किया था. टैक्स कुछ कैपिटल रिसिट्स जिनको टैक्स किया जाता है उनके उदाहरण हमने लिए थे, कैपिटल गेन्स, और उसके अलावा हमने एक उदाहरण लिया था दैट वाज गिफ्ट एंड दैट वाज लॉटरी. ऐसे कुछ 2-3 उदाहरण लिए थे. बाकी अपने सिलेबस में हम बहुत सारी कैपिटल रिसिट्स की बात करने वाले हैं जिनको टैक्स किया जाता है. बहुत सारी ऐसी कैपिटल रिसिट्स आएंगी जो एक्चुअली डीम्ड इनकम में कवर हो जाती हैं. अब ये सब बातें तो अपन कर चुके हैं पिछली बार के डिस्कशन में. अब बचा कुचा जो इनकम का कंसेप्ट है वो अपन खत्म कर लेते हैं. उसमें कुछ खास ऐसी बहुत बड़ी बातें नहीं है, जो भी बातें हैं वो अपन करके खत्म कर लेते हैं. एंड देन फाइनली once we are done with the concept of income, we will move to the next of the topics for our discussion. 6 पॉइंट्स है ना इनकम टैक्स लगने के लिए, तो दूसरा पॉइंट अपना हो जाएगा, फिर तीसरे पॉइंट पर आ जाएंगे अपन. अब अपन चलते हैं 3-4 बातें जो इनकम को लेकर दी गई हैं. एक है पॉइंट नंबर डी. पॉइंट नंबर डी फ्रॉम योर नोट्स, पेज नंबर 5. इनकम कैन नॉट बी अर्नड फ्रॉम oneself. No one can earn income from himself. That is the golden rule which is there. No one can earn income from himself. इनकम कमाने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति से ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा और दूसरे व्यक्ति से ट्रांजैक्शन करके हम इनकम कमा सकते हैं. हम खुद से इनकम नहीं कमा सकते. ये लिखा हुआ है, नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ. नाउ व्हाट हैपेंड इज, देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चीजें इवॉल्व हुई, ये प्रिंसिपल कैसे आया. ये प्रिंसिपल कॉमन सेंस में इनकम क्या होता है उसका प्रिंसिपल है. ये प्रिंसिपल कैसे आया. हुआ कुछ ऐसा था कि एक व्यक्ति था, उसकी खुद की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी से. तो वो मिठाई की दुकान में लोगों को मिठाई बेचता था और प्रॉफिट कमाता था. एक बार इनकम टैक्स वाला उसकी दुकान में पहुंच गया. और अभी क्या होता है, इनकम टैक्स वाले जो होते हैं उनका दिमाग इनकम टैक्स में ही चलता है, राइट. कहीं जहां भी वो जाते हैं उनके दिमाग में इनकम टैक्स ही चलता रहता है, कैसे लोगों को टैक्स करूं. तो वो मिठाई की दुकान वाले से उसने दोस्ती की, बातचीत की, और उसने समझा कि क्या चल रहा है इसकी मिठाई की दुकान में, इसको कैसे ज्यादा टैक्स इससे लिया जा सकता है. तो उन्होंने हिसाब लगाया कि साल भर में ये कितनी मिठाई बना लेते हैं, कितनी बेच देते हैं, ऑल दैट थिंग. अब इस पूरे हिसाब में इनकम टैक्स वाले ने एक चीज पता की, तो समझ आया कि कई सारी मिठाई ऐसी है जो ये बनाते हैं और सेठ जी खुद खा जाते हैं. मिठाई बन रही है, अच्छी ताजी मिठाई की खुशबू आ रही है, सेठ जी ने थोड़ी खा ली, कोई मित्र आ गया उनको खिला दी, घर पे भिजवा दी मेहमान आने वाले. साल भर में 500 किलो मिठाई कंज्यूम हो जाती है उनकी, उनके मित्रों को भेज देते हैं. कंज्यूम ड्राइंग्स कह सकते हैं अपन, दिस ड्राइंग्स बेसिकली, राइट, जो बिजनेस से निकाल लेते हैं. अब एओ का कहना है कि अगर ये मिठाई आप बेचते तो 900 रुपए किलो में बेचते. आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है 500 रुपए किलो. तो अगर ये मिठाई आप बेचते तो 400 रुपए कमा लेते. थिंक अबाउट इट, 400 रुपए पर केजी कमा लेते. 500 किलो मिठाई है, तो अगर ये मिठाई आप बेचते तो 2 लाख रुपए और कमा लेते. पर ये मिठाई आपने बेची नहीं, ये मिठाई आपने खुद कंज्यूम कर ली. तो आपने इसको क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया. मतलब अकाउंटिंग की भाषा में अगर हम कहें तो व्हाट यू वुड हैव डन इज ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस
है ना, इधर क्रेडिट साइड पे आया होगा क्लोजिंग सेल्स, और सेल्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक, पर क्लोजिंग स्टॉक इतने से कम हो गया, 500 किलो से कम हो गया, कि क्लोजिंग स्टॉक में तो है ही नहीं, है तो कंज्यूम हो गया। तो आपने क्लोजिंग स्टॉक जो कम किया है वो 500 किलो से तो कम कर दिया, पर पर ये मिठाई एक्चुअली आप बेच सकते थे, और अगर आप बेचते इस मिठाई को तो आप 400 रुपए पर केजी कमा लेते। ये आप कमा सकते थे पर आपने नहीं कमाया, आपने 2 लाख रुपए खुद कंज्यूम कर लिया। इनकम टैक्स वाले का कहना हम क्या करें, 2 लाख रुपए आपने नुकसान कर लिया अपना। तो अगर ये 2 लाख रुपए आप कमाते तो इस पे हमारी भी तो पार्टनरशिप है 30%। तो आपने जो मिठाई खा ली, ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट खा लिया, इसमें हमारा भी 30% आप खा गए। तो आपने खा लिया वो ठीक है, हमको इनकम टैक्स दो। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इनकम टैक्स ऑफिसर इज सेइंग इज दिस, कि ड्राइंग्स आपने जो की हैं वो खुद मिठाई कंज्यूम कर ली। इफ यू वुड हैव सोल्ड इट, यू वुड हैव अर्नड प्रॉफिट, बट बाय ईटिंग इट योरसेल्फ यू हैव नॉट अर्नड दिस प्रॉफिट। ये आपने खुद ही खा लिया तो प्रॉफिट नहीं कमाया, खुद से खुद कमा लिया मतलब आपने, तो हमको इस पे टैक्स दो, ऐसा उनका कहना है। ड्राइंग्स आपने जो रिकॉर्ड की वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड की 500 रुपए पर केजी, जबकि ड्राइंग्स अगर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती है 900 रुपए पर केजी, तो 400 रुपए आपका प्रॉफिट होता है। तो 400 रुपए पे हमको इनकम टैक्स दो, बेचते तो कमा लेते ना। अब सेठ जी का पहला तो कहना है कि साहब बेचता तो कमा लेता, बेचा थोड़ी मैंने, नोशनल इनकम पे इनकम टैक्स थोड़ी लगता है, ये सेठ जी का कहना है। और दूसरा सेठ जी का ये कहना है कि अगर मैं बेचता तो दूसरे को बेचता और सच में कमा लेता, मैं खुद से खुद थोड़ी कमा सकता हूँ कि मिठाई खा ली उसमें भी प्रॉफिट है और वो कमा लिया मैंने, कमाया थोड़ी वो मैंने, वो कमा सकता था। एंड देयर फोर सेठ जी का ये कहना है कि आई कैन नॉट अर्न फ्रॉम वन सेल्फ, खुद से थोड़ी कमा सकता हूँ। मिठाई की दुकान है, खुद खा ली, तो उसमें काय का इनकम टैक्स। कोई की टॉय शॉप है और खुद के घर में बच्चों के लिए टॉय ले गया, तो आप कह रहे हो नहीं नहीं, बेचते तो कमा लेते, खुद के बच्चों के लिए ले गए, इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा। तो द पॉइंट इज कि नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ, ऐसा सेठ जी का कहना था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा वो, और सुप्रीम कोर्ट के सामने इनकम टैक्स वालों का कहना था नहीं साहब, सेठ जी ने 2 लाख रुपए कमा सकते थे, खुद ही खा लिया, ये 2 लाख नहीं कमाए, इसमें हमारा भी 30% खा गए, हमको 30% चाहिए अपना। सेठ जी का कहना था साहब बेचता तो कमा लेता, और क्योंकि मैंने नहीं बेचा तो मैं इनकम टैक्स क्यों दूं, आई कैन नॉट अर्न फ्रॉम माई सेल्फ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेठ जी सही कह रहे हैं, नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ। खुद मिठाई खाकर सेठ जी नहीं कमा सकते। अगर कोई अपने घर टॉयज ले जाता है, टॉय की दुकान वाला, तो खुद से खुद नहीं कमा सकता, ठीक है। नहीं तो इनकम टैक्स वाले आगे इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप होटल से डिनर मंगा सकते थे, होटल वाले की इतनी कमाई हो सकती थी, और आपने खुद ही बना लिया तो आपने उतना बचा लिया, वो भी तो कमाई है। तो रोज शाम को जो खाना खा रहे हो उस पर इनकम टैक्स दो, वो इट इज अनइमेजिनेबल थिंग, राइट। तो दे से नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ, एंड इनकम तभी हो सकती है जब आप दूसरों से ट्रांजेक्शन्स करके कमाते हो। दैट इज द गोल्डन रूल ऑफ इनकम टैक्स, नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ। बट रिमेंबर, इनकम टैक्स में वर्ड है हावेवर। हावेवर, जो इनकम की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 224 में, उसमें आपको कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे जहां उन्होंने लिखा है कि इनकम इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स में लिख दिया है कुछ इसी प्रकार की इनकम जो आप खुद से कमा सकते हो, ऐसा लिखा हुआ आगे अपन पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में आएगा। यहाँ ऐसा लिखा हुआ रहेगा सेक्शन 224 इनकम इंक्लूड्स, और एक पॉइंट लिखा रहेगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो हम तो मान लेंगे आपने खुद से खुद ही कमा लिया, इनकम टैक्स दो। ऐसे कुछ 2-3 केसेस आने वाले हैं, अपने सिलेबस में आएंगे, वी विल टॉक अबाउट इट, राइट। उसको मैं इलस्ट्रेट भी नहीं कर सकता कि ऐसा कौन सा केस आएगा, तो सिलेबस में आएगा तब अपन डिस्कस करेंगे। बट यस, देयर विल बी केसेस यहाँ पर दे विल से इनकम कैन बी अर्नड फ्रॉम हिमसेल्फ, राइट। दैट इज the concept of this heading, no one can earn income from himself.
अब ये भी पॉइंट हो गया अपना। इसके बाद अपन आते हैं पॉइंट नंबर जी पर। इनकम में भी पॉजिटिव और नेगेटिव इनकम। तो व्हाट में हैपन इज, एक व्यक्ति ने बिजनेस किया, टर्नओवर 100, खर्चे 90 और प्रॉफिट आ गया 10, पॉजिटिव 10 की इनकम आई। अगर उसको पॉजिटिव 10 की इनकम आई मतलब इनकम आई, इनकम आई मतलब इनकम टैक्स लगेगा, है ना, इनकम आ गई तो इनकम टैक्स लगेगा। पर एक व्यक्ति ने अपना P&L अकाउंट बनाया, उसका टर्नओवर 100, खर्चे हो गए 105 और लॉस आ गया 5 का। अब क्या, लॉस आ गया तो क्या सरकार उसको इनकम टैक्स देगी? कमाया तो वो देगा टैक्स, लॉस आ गया तो क्या गवर्नमेंट उसको टैक्स देगी? ऑब्वियसली नॉट, वी नो इट। तो अगर लॉस आ जाता है तो क्या होगा? एक बात तो पक्की है कि उसको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसको लॉस आ गया तो ही हैज नॉट अर्नड इनकम, और इनकम ही नहीं कमाई तो उसको डेफिनेटली इनकम टैक्स तो नहीं। बल्कि ये होगा, आगे अपन पढ़ेंगे कि ये जो लॉस है ये वो दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकता है। उसको एक बिजनेस में 5 लाख का लॉस हो गया और दूसरे बिजनेस में 12 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये 5 लाख का लॉस और 12 लाख का प्रॉफिट वो एडजस्ट कर लेगा और फाइनली वो इनकम टैक्स देगा 7 पे। वन लॉस कैन बी एडजस्टेड विथ अनदर इनकम। मेरे को एक बिजनेस में लॉस हुआ, दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, इन दोनों को मैं आपस में एडजस्ट कर सकता हूं। एडजस्ट करने को हम कहते हैं सेट ऑफ। और मान लो ये लॉस इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया, इस साल मेरे को सिर्फ लॉस है 5 लाख का और दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं, तो मान लो अगर ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया तो ये लॉस अगले साल की इनकम से भी एडजस्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। उसका पूरा एक चैप्टर है, याद है ना, अपन तो ऐसी बात करते जो भी बात आती है उसका चैप्टर है। तो इसका एक चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि लॉस कब सेट ऑफ होता है, सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो कब कैरी फॉरवर्ड होता है, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड होके किस इनकम से सेट ऑफ होता है, पूरा चैप्टर है। तो अभी उस पर दिमाग मत लगाओ कि साहब लॉस होता है तो कैसे क्या सेट ऑफ होता है। सेट ऑफ होता है, कैसे होता है उसका चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया अपना पॉइंट नंबर जी, खत्म, वी आर थ्रू विथ इट। पॉइंट नंबर HNI वी हैव डन, इनकम टैक्स रेवेन्यू इनकम पे लगता है, पढ़ लिया उसको। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर जे पर। पॉइंट नंबर जे, इसमें ऐसा लिखा हुआ है डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल, डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल ऑफ इनकम कैन नॉट हेल्ड अप द असेसमेंट, cannot held up the assessment in the hands of recipient। ऐसा कुछ लिखा है, समझाना है मेरे को, अभी उसको पढ़ रहा हूं। अगर इनकम के टाइटल को लेकर कोई है तो इट कैन नॉट हेल्ड अप द असेसमेंट इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। द रेसिपिएंट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इवन इफ इट इज डिस्प्यूट। उसी बात को दूसरी भाषा में लिखा है कि रेसिपिएंट को तो टैक्स लगेगा भले ही वो डिस्प्यूटेड हो। अब इसको उदाहरण से समझो, देखो सिचुएशन क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि मान लो पिताजी की एक संपत्ति थी, पिताजी का एक मकान था और वो जो मकान था उससे किराया आता था, महीने का 1 लाख रुपए किराया आता था। पिताजी की मृत्यु हो गई और उनके 2 बच्चे थे, राम और श्याम। और राम और श्याम में झगड़ा हो गया। झगड़ा ये हो गया कि साहब पिताजी की मृत्यु के बाद ये मकान किसका, और इससे जो 1 लाख रुपए महीने का किराया आता है वो किसका है। ये झगड़ा हो गया आपस में, ठीक है। राम का कहना है कि बड़ा बेटा मैं हूं और सारी संपत्ति मेरे को ही मिलनी चाहिए। पिताजी ने एक विल लिखी थी, वसीयत लिखी थी, तो सारी संपत्ति मेरे नाम पे कर गए और पिताजी के हस्ताक्षर भी हैं उस वसीयत। तो राम का कहना है सारी संपत्ति मेरी है। श्याम का कहना है वसीयत तो उनने एक और लिखी थी, श्याम के पास भी एक वसीयत है और उस वसीयत में लिखा हुआ है सारी संपत्ति जो है वो श्याम के नाम पर। दोनों वसीयत एक ही तारीख की। कई बार क्या होता है कि कानून बता रहा हूं मैं कि अगर अलग अलग तारीख में वसीयत लिखी तो आखिरी वसीयत इंपॉर्टेंट होती,
दैट इज हिज लास्ट विल, उनकी आखिरी मर्जी है वो, जो वो लिख कर गए हैं। तो अभी ये हुआ कि राम और श्याम दोनों के पास वसीयत है, दोनों की वसीयत एक ही तारीख की है। राम का कहना है ये मेरी संपत्ति है, श्याम का कहना है ये मेरी संपत्ति है। राम का कहना है कि तुम्हारी वसीयत फर्जी है, तुमने फोर्ज्ड सिग्नेचर, झूठी साइन करके ये वसीयत लिखी है। श्याम का कहना है कि तुमने झूठी वसीयत बनाई है, और झगड़ा चल रहा है। किराएदार का कहना है कि मैं किराया किसको दूं, राम को दूं या श्याम को। ठीक है, किराएदार का कहना है ठीक है पहले तुम निपट लो, फिर मैं किराया दूंगा, देख लेंगे बाद में, तुम्हारा केस कर लो पहले। और उनको पता है केस अपने यहाँ चलता है तो 10-20-50 साल से कम नहीं चलता है, कोर्ट में केस ऐसे ही चलता है। तो अब राम और श्याम में झगड़ा है कि संपत्ति किसकी, और झगड़ा चल रहा है। दोनों ने आपसी सहमति कर ली कि अभी किराया राम रख लेगा। उन्होंने कहा अभी तुम रख लो किराया, झगड़ा निपटाएंगे, फिर एक साथ लूंगा तुमसे सारा पैसा, ब्याज के साथ लूंगा, राम का कहना है। ना 2021 में किराएदार ने 1 लाख रुपए महीना किराया दिया, साल का 12 लाख का किराया दे दिया। किसको दिया, राम को। राम ने उस पर इनकम टैक्स नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया, उसका कहना है साहब मैं इनकम टैक्स क्यों दूं, आज ये किराया तो मुझे मिल गया, पर इस पर मेरा राइट है कि नहीं पता नहीं, अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो मैं इस पर इनकम टैक्स नहीं, क्योंकि इनफैक्ट उन्होंने एक चिट्ठी लिखी इनकम टैक्स में, और उन्होंने कहा कि साहब मेरा भाई श्याम है, और वो कहता है कि उसका मकान है, उसका किराया है, तो आप श्याम से इनकम, श्याम का कहना है कि आप राम से इनकम टैक्स लो, क्योंकि वो कह रहा है उसका इनकम है। इनकम टैक्स वाले ऑफिसर कंफ्यूज्ड हैं, एओ कंफ्यूज्ड है, वो इनकम टैक्स किससे, राम से ले या श्याम से। दोनों कह रहे हैं कि वो उनकी इनकम है, पर इनकम टैक्स वाले जब जाते हैं तो कहते हैं कि दूसरा भाई कह रहा है कि उसकी। थिंक अबाउट इट, राम इज सेइंग कि ये मेरी इनकम है, मेरा इनकम है, बट इनकम टैक्स वाला पूछता है तो कहता है श्याम की इनकम है, क्योंकि वो भी तो कह रहा है कि उसकी इनकम है। एक बार दोनों मिल गए इनकम टैक्स वाले को। अब एओ ने पूछा बताओ तुम में से, आपसे बता लो, तय कर लो अभी, और बताओ किससे टैक्स लूं, मैं नहीं छोड़ूंगा टैक्स। उन दोनों ने आपस में तय किया, और उन्होंने कहा साहब अभी हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, तो आप एक काम करो जज साहब से पूछाओ किसकी इनकम, क्योंकि कोर्ट में चल रहा है। जज साहब जब फैसला देंगे 2050 में, तब जो भी वो कहेंगे उसकी इनकम है, वो इनकम टैक्स दे देगा। इनकम टैक्स वाले का ये कहना है कि हम 2050 तक थोड़ी रुकेंगे, तुम्हारा केस 50 साल चलता रहा तो हम थोड़ी रुकेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इफ देयर इज अ डिस्प्यूट एज टू टाइटल, दिस इज द पॉइंट, दोनों भाइयों में झगड़ा है कि ये राम की इनकम है या श्याम की, तो क्या इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्या इनकम टैक्स वाले रुक जाएंगे? द आंसर इज नो। दिस इज व्हाट इज रिटन, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल कैन नॉट हेल्ड अप द असेसमेंट। असेसमेंट मतलब टैक्स लगने की प्रक्रिया। तो अगर दोनों भाइयों में झगड़ा है कि ये इनकम राम की है या श्याम की, तो इनकम टैक्स नहीं रुकेगा, 2050 तक नहीं रुकेगा कि तय हो जाए कि ये किसकी इनकम है। इट कैन नॉट हेल्ड अप द असेसमेंट इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। आगे वर्ड लिखा है इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। टैक्स किसको लगेगा, रिसिपिएंट को, जिसको पैसा मिला है। तो अगर ये झगड़ा है कि ये इनकम राम की है या श्याम की है, का झगड़ा होगा, इनकम टैक्स वाले टैक्स ले लेंगे रेसिपिएंट से। अगर ये पैसा राम को मिल रहा है, आज जैसा मैंने उदाहरण लिया कि ये पैसा तो राम को मिल रहा है अभी, तो इनकम टैक्स वाले टैक्स ले लेंगे राम से, इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, दैट इज व्हाट दे विल। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ठीक है आज उन्होंने 2021 में राम से टैक्स ले लिया, पर 2050 में जाके तय हुआ कि ये इनकम तो श्याम की है, जो राम से टैक्स लिया है वो उसको वापस हो जाएगा क्या? तो आंसर इज यस, राम से जो टैक्स लिया है वो उसको वापस हो जाएगा, फिर वो श्याम से टैक्स मांगेंगे। प्रैक्टिकली क्या होगा कि जब कोर्ट में केस चल रहा होगा, तो कोर्ट में राम ऐसा ही आर्ग्यू करेंगे कि साहब मेरे को 1 लाख रुपए किराया मिला था, और उस 1 लाख रुपए के किराए में से मैं इनकम टैक्स भर चुका हूँ 30, तो अब मेरे पास 70,000 ही है, और ये 70,000 रुपए ही मैं शाम को दे पाऊंगा, आफ्टर टैक्स पैसा ही मैं शाम को दे पाऊंगा। और वो कोर्ट का शायद ऐसे ही ऑर्डर होगा, जो टैक्स लग चुका है वो काट के बचा हुआ पैसा ही शाम को दिया। अल्टीमेटली पैसा अभी रिसिपिएंट से ले लिया, पर शायद अगर वो इनकम किसी और की होती है,
राम से ले लिया अभी टैक्स, पर शायद अगर वो इनकम शाम की होती है तो शाम से टैक्स लेना चाहिए उनको, पर वो कोर्ट के ऑर्डर में वो सब सेटलमेंट होकर ही पैसा शाम को मिलेगा. दैट इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. जिस तरीके से होगा, अभी अपना झगड़ा उतना नहीं है कि कोर्ट का क्या ऑर्डर होगा और कैसे कराओगे आप कोर्ट का ऑर्डर. अभी अपना झगड़ा सिर्फ इतना है कि आज अगर टाइटल को लेके झगड़ा है तो इनकम टैक्स वाले नहीं रुकेंगे और वो तो टैक्स ले लेंगे फ्रॉम दी रेसिपिएंट. ठीक है, नहीं तो लोग क्या जानबूझ के कुछ भी डिस्प्यूट डाल देते. चलो इनकम है, अपन डिस्प्यूट डाल दो और कह दो साहब जब तक डिस्प्यूट सेटल नहीं होता तब तक टैक्स नहीं लगेगा. तो दे हैव अंडरस्टूड इट. उन्होंने कहा नहीं, डिस्प्यूट है, आप लड़ते रहो, हम तो रेसिपिएंट से टैक्स ले. दैट इज व्हाट दे हैव डन. तो ये हो गया पॉइंट नंबर जे. राइट. अब पॉइंट नंबर के, एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स. ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें हम बात करेंगे इनकम कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से खर्चे माइनस, थोड़ा उस एस्पेक्ट पर हम जाएंगे. इनकम कैसे निकलेगी वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. और क्या होता है कि ये कंसेप्ट अपने को बीच बीच में भी कई जगह रेफर होने वाला है, तो अपन इसकी बात करें. राइट. क्वेरीज आई डू आफ्टर आई कंक्लूड विद दिस डिस्कशन. तो एक बार ये हो जाए तो अपना इनकम का कंसेप्ट पूरा करके फिर अपन आते हैं क्वेरीज पे. अब देयर आर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स. वन इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, application of income. Another is called as diversion of income, and third is called as diversion of income at source. डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स. तो हमको एक्चुअली इन तीनों वर्ड्स को समझ, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स. और कोई बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, अकाउंट्स का कंसेप्ट है. यू अंडरस्टैंड इट इन अकाउंट्स, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट इन इनकम. नॉट अ डिफिकल्ट कंसेप्ट. तो अभी देखो, मैं आपसे पूछता हूं कि अपन ने जैसे अकाउंट्स में एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं पी एंड एल अकाउंट. इनकम टैक्स तो प्रॉफिट पे लगता है, तो फॉर मेकिंग प्रॉफिट, फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, विल मेक अ पी एंड एल अकाउंट. ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, वॉट एवर यू नेम. पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगी इनकम, टर्नओवर, मिसलेनियस इनकम, लाइक दैट. पी एंड एल के डेबिट साइड पे आएंगे खर्चे, जैसे रॉ मटेरियल परचेज, then we have processing expenses, manufacturing expenses, office expenses, then we have staff salary, right? बहुत सारे रेंट आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है. ठीक है, कई सारे एक्सपेंसेस, यू नो इट फ्रॉम अकाउंट्स. बहुत सारा डेप्रिसिएशन आएगा, ये सब आएगा. ये सब को डेबिट करने के बाद आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट. फाइनली इनकम टैक्स प्रॉफिट पे लगता है. अकाउंट्स में फिर आप क्या करते हो कि इस प्रॉफिट को ले जाते हो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ले गए नेट प्रॉफिट, फिर उसको अप्रोप्रिएट करते हो. तो अप्रोप्रिएशन में आप डेबिट करते हो, जैसे मान लो एसएससी कंपनी है तो अप्रोप्रिएशन में आप डिविडेंड डालोगे. कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो इंटरेस्ट एंड सैलरी टू पार्टनर्स डालोगे. मस्ट हैव डन इट इन अकाउंट्स, राइट, आई बिलीव. फिर उसके बाद कुछ पैसा रिजर्व्स में ले जाओगे, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ऑल दैट थिंग. ठीक है, हो सकता है कि इस प्रॉफिट में से आप कुछ ड्राइंग्स भी कर लो. जनरली ड्राइंग्स को हम ले जाते हैं कैपिटल अकाउंट में. आई डोंट नो अकाउंटिंग उतना प्रिसाइजली आपको याद हो, तो क्या करते हैं अपन, प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं और कैपिटल अकाउंट में से ड्राइंग्स करते हैं. या सीधे भी कर सकते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने ड्राइंग्स को डेबिट कर लिया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर खर्च, ये डेबिट कर लिया. और इसके अलावा इनकम टैक्स का पेमेंट भी प्रॉफिट में से ही करते हो आप, तो इनकम टैक्स को डेबिट कर लिया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में. ऐसा उदाहरण दे रहा हूं मैं. आई कैन नॉट क्रिएट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, आई एम जस्ट इलस्ट्रेटिंग
कि अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता होगा, और ये जो फाइनली बच जाता है इसको आप ले जाते हो कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। दिस इज द फाइनल फिगर आफ्टर अप्रोप्रिएशन, जिसको आप ले जाते हो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एंड इट मर्जेस विद द कैपिटल, और कंपनी वगैरह है तो आप इसको ले जाते हो जनरल रिजर्व्स में, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इस तरीके से आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हो। अब इनकम टैक्स में अपने को पहले दो वर्ड्स पढ़ो, एक है एप्लीकेशन ऑफ इनकम और दूसरा है डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज बेसिकली नथिंग बट इट इज द आइटम्स यू डेबिट इन द अप्रोप्रिएशन। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब बहुत सिंपल, जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आएगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को इनफैक्ट हम पी एंड एल एप्लीकेशन नाम अकाउंट भी देते हैं, कई आपने सुना हो तो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कई बार हम पी एंड एल एप्लीकेशन अकाउंट नाम भी देते हैं, तो वी कैन ऑल्सो से इट इज पी एंड एल एप्लीकेशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो डेबिट आएगा वो बेसिकली है एप्लीकेशन ऑफ, दैट इज डिविडेंड, interest on salary, interest and salary to partners, reserves, drawings, income tax payment. These are all items of appropriation. We call it as application of income. और फिर आता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम में बेसिकली वो चीजें आती है जो पी एंड एल में डेबिट की जाती है। डाइवर्जन ऑफ इनकम, इसमें बेसिकली वो चीजें जो पी एंड एल में डेबिट की जाए, जैसे रॉ मटेरियल परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, ये सब चीजें डाइवर्जन ऑफ इनकम। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है एट द फर्स्ट इंस्टेंस, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश कि यह चीज पी एंड एल में आएगी या यह चीज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आएगी? जैसे मैंने डिविडेंड को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्यों लिखा? डिविडेंड को तो पी एंड एल में लिखना चाहिए। डिविडेंड इसलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आएगा, शायद मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग दिस थिंग, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के बाद उसका एप्लीकेशन है। प्रॉफिट कमाने के बाद की चीजें जो आती है वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, और पी एंड एल में वो चीजें आएंगी which is a charge against profit. This is the word of accountancy. Anything which is a charge against profit goes to P and L. प्रॉफिट कमाने का जरूरी खर्चा पी एंड एल में आता है, और प्रॉफिट कमाने के बाद उसका एप्लीकेशन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आता है। ये अकाउंटिंग में होता है। प्रॉफिट कमाने का जरूरी खर्चा पी एंड एल में आता है बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमाने के बाद जो उसका यूसेज होता है, कुछ डिविडेंड देना, कुछ रिजर्व्स में ले जाना, कुछ टैक्स देना, ये होता है अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन, यूज ऑफ द प्रॉफिट। कई लोग उसको, आप अकाउंटेंसी में आगे पढ़ोगे एक वर्ड बिलो द लाइन एंड अबोव द लाइन। आई डोंट नो मोस्ट ऑफ यू इफ यू हैव स्टडीड, सुना ऐसा शब्द बिलो द लाइन एंड अबोव द लाइन? अकाउंटेंसी में हम लोग एक वर्चुअल लाइन क्रिएट करके, और बिलो द लाइन का मतलब होता है ऐसी चीजें जो अप्रोप्रिएशन में जाएंगी। इफ आई से इट इज अ बिलो द लाइन एडजस्टमेंट, इट मींस ये अप्रोप्रिएशन आइटम। डिविडेंड इज अ बिलो द लाइन एडजस्टमेंट, सैलरी इज एन अबोव द लाइन एडजस्टमेंट। तो अबोव द लाइन आएगा मतलब पी एंड एल में आएगा, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बिलो द लाइन आएगा मतलब इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये अकाउंटेंसी का कंसेप्ट है। इनकम टैक्स में हम ये कह रहे हैं कि अगर ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम, अगर मैंने कहा ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, तो इसका ये मतलब है कि यह प्रॉफिट कमाने के लिए अलाउ नहीं होगा। इनकम टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे। प्रॉफिट का मतलब यहां पर जो है वो पी एंड एल वाले प्रॉफिट से, प्रॉफिट का मतलब है पी एंड एल वाले प्रॉफिट से। तो जो अप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम है उसका डिडक्शन हमको इनकम टैक्स में नहीं मिलता। जैसे
इनकम टैक्स में हमको डिविडेंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एक कंपनी के प्रॉफिट में से हम डिविडेंड नहीं माइनस कर सकते, या कंपनी के प्रॉफिट में से हम रिजर्व्स में ट्रांसफर को नहीं माइनस कर सकते, बिकॉज दिस इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम। इन इनकम टैक्स व्हाट इज टैक्सेबल इज इनकम, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम का डिडक्शन हमको मिलेगा, बट एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये चीज इसलिए ध्यान रखने की बात है क्योंकि समटाइम्स इन द बुक्स यू मे फाइंड दिस वर्ड दैट दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन नहीं मिलता, बट इफ इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, दैट इज इफ इट इज अ डाइवर्जन ऑफ इनकम, देन इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। ठीक है, समटाइम्स देयर में भी कंफ्यूजन कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम है या डाइवर्जन। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में कई बार हम उसका स्पेसिफिक आंसर ढूंढेंगे कि ये चीज अपने को अलाउ होगी या नहीं होगी। कंप्यूटेशन में पढ़ेंगे कि अलाउ होगा कि नहीं, यू विल से दैट इट इज अलाउड और नॉट, राइट। थिंक अबाउट इट, मतलब इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, उसको समझना। एक व्यक्ति ने जॉब किया और इनकम कमाई 15 लाख। जॉब किया, जॉब करता है तो सैलरी मिलती है, इनकम है उसकी सैलरी, और सैलरी की इनकम है 15 लाख। 15 लाख की इनकम है, इस 15 लाख में से 8 लाख उसका घर खर्च हो जाता है। 8 लाख ड्रॉइंग्स है, घर खर्च है। अब उसका कहना मेरे पास तो 7 लाख ही बचे। इनकम टैक्स उसको 7 लाख पे लगेगा या 15 लाख पे लगेगा? 15 लाख पे लगेगा, बिकॉज दिस 8 lakhs इज एप्लीकेशन ऑफ। पैसा कमाने के बाद आप उसका क्या करते हो हमको मतलब नहीं, आपको इनकम टैक्स लगेगा 15 लाख। एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए कमाए, और 1 करोड़ रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद उसने शेयर मार्केट में लगाए, जो भी उसका लॉटरी में लगाए, वॉट, दोस्त को उधार दिया, डूब गए, उसने उड़ा दिए पैसे, पार्टी की और पार्टी करके उड़ा दिए 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपए साफ। अब उसके पास 0 रुपीज। उसका कहना पैसे बचे ही नहीं, इनकम टैक्स पे लगना चाहिए, पैसे कहां बचे अपने पास? इनकम टैक्स 1 करोड़ पे लगेगा या 0 पे? 1 करोड़ पे लगेगा। इनकम टैक्स इनकम पे लगेगा। उसको कमाने के बाद अगर उसने उसको खर्च भी कर दिया, इनकम टैक्स डजंट केयर, वो उसका लुकआउट है भाई। उसने खर्च कर दिया, ड्राइंग्स कर ली, घर खर्च कर दिया, दोस्त को उधार दे दिया, डूब गया, वी डोंट केयर। उसने 1 करोड़ कमाए, उसको इनकम टैक्स लगेगा 1 करोड़ पे। अब आप कहोगे सर उसके पास तो 1 भी रुपए नहीं बचे, वो टैक्स भरेगा कहां से? तो उसका टेंशन है, वो कहां से भरेगा? वो अपना घर बेच दे, अपने आप को बेच दे। इनकम टैक्स वालों का हिस्सा 30% था, उसको 30% भरना पड़ेगा। बेग, बोरो, स्टील, व्हाटएवर ही वांट्स, ही हैज टू डू, ही हैज टू पे 30 लाख। तो उसका घर बेच के वसूल लेंगे इनकम टैक्स वाले, अगर उसके पास ये नहीं है तो दे डोंट केयर अबाउट इट। इनकम टैक्स उसको लगेगा 1 करोड़। ये बात क्लियर है? किसी ने सर 50 लाख रुपए कमाए, और अभी ये कोविड-19 का टाइम्स था, उसको बहुत दया आ रही थी, उसने 50 लाख कमाए, पूरे 50 लाख रुपए डोनेट कर दिए, डोनेशन दे दिया। अभी उसको इनकम टैक्स किस पे लगेगा? 50 लाख। डोनेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड ही विल नॉट गेट अ डिडक्शन ऑफ दिस। डोनेशन का, ड्रॉइंग्स का, पैसे को रिजर्व्स में ट्रांसफर करने का, these are all application of income. You don't get a deduction for application of income, right? I hope I am clear with it. Generally, application of income is not allowed. However, income tax में हम पढ़ेंगे कि कुछ कुछ एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन मिलता। जैसे अभी मैंने आखिरी एग्जांपल दिया कि उसने 50 लाख रुपए कमाए, और उस 50 लाख में से उसने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन दे दी। ऐसा सुना आपने कभी नाम, पीएम केयर्स फंड? पिछले साल, अभी क्या हो गया, 1 साल होने आ गया, 1 साल में इतनी चीजें सुन ली कि भूल भी जाते।
तो जब वो लॉकडाउन हुआ था तब दे क्रिएटेड अ फंड जिसका नाम उन्होंने दिया पीएम केयर्स फंड, और उन्होंने कहा आप डोनेशन दो। इन द इनकम टैक्स दे हैव रिटन इट कि अगर आप पीएम केयर्स फंड में डोनेशन देते हो, ऑल्दो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, पर हम उसका डिडक्शन आपको देंगे। वैसे तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन नहीं मिलता है, बट हम इस एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन आपको देंगे, ऐसा उन्होंने लिख दिया, इसलिए उस एप्लीकेशन का डिडक्शन मिल जाएगा। और उदाहरण देता हूं, आप समझो, यू कैन कोरिलेट इट विथ योरसेल्फ। एक व्यक्ति ने 15 लाख रुपए कमाए साल, उसमें से उसका घर खर्च हो गया 7 लाख रुपए। मैंने कहा घर खर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो 15 लाख पे इनकम टैक्स लगेगा। पर कुछ ऐसे घर खर्च है जिसका सरकार डिडक्शन दे रही। इस 7 लाख के घर खर्च में से 1 लाख उसने बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, इसका कोई डिडक्शन मिलता है क्या इनकम टैक्स में? सुना कभी आपने पेरेंट्स वो स्कूल की रसीद से इनकम टैक्स में बेनिफिट लेते हैं? यस, इट इज अवेलेबल, ऑल्दो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। बच्चों की ट्यूशन फीस भरना एक एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, इनकम कमाने के बाद उसका यूसेज है, पर इनकम टैक्स में उन्होंने लिख दिया कि इस एप्लीकेशन का हम डिडक्शन देंगे। तो ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है जिसका डिडक्शन मिलता है सर? उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 6A। इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी एप्लीकेशन ऑफ इनकम का डिडक्शन मिलता है। इनकम में से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने पे डिडक्शन मिलता है, बच्चों की ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलता है, कई डोनेशंस का डिडक्शन मिलता है। तो वो हम पढ़ेंगे, बकायदा उसका एक चैप्टर है। डिड नॉट वरी अबाउट इट। जनरली you will not get deduction for application of income. I am talking about the general rule right now. ठीक है? However के चैप्टर हैं हर चीज के, वो अलग से बात करें। तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या क्लियर है? डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या, ये भी क्लियर है कि डाइवर्जन ऑफ इनकम बेसिकली होता है इनकम कमाने के जरूरी खर्चे। कौन से खर्चे जरूरी हैं वो मैं बताऊंगा, इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन पढ़ाऊंगा। जो भी जरूरी खर्चे उनका हमको डिडक्शन मिलता है। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम इज अलाउड, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नॉट अलाउड जनरली। ठीक है, अब हम आते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स पे। क्वेरीज वंस आई क्लोज इट, एक बार इनकम के कंसेप्ट को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेरीज पे। डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स क्या होता है ये समझो। अभी अपन ने पढ़ा P&L अप्रोप्रिएशन, उसमें जो आता है वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। अभी अपन ने पढ़ा डाइवर्जन ऑफ इनकम, P&L के डेबिट साइड पे जो आता है वो डाइवर्जन ऑफ इनकम है। अब आता है डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स। दिस रिलेट्स टू क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट, डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स। दिस डील्स with the credit side of the P&L account. Try to understand this concept of diversion at source. समझा रहा हूं, समझो उसको। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स मुझे उसी इनकम पर लगेगा जिस इनकम पर मेरी ओनरशिप, जिस इनकम पर मेरा राइट है। मेरे पास कुछ पैसा आया, अगर उस पैसे पर मेरा राइट नहीं है तो मुझे उस पर इनकम टैक्स नहीं। इफ the income is diverted at source, then I am not liable for income. इनकम टैक्स मुझे उसी इनकम पर लगेगा पर मेरा राइट है। तो मिस्टर ए इज इन रिसिट ऑफ सम मनी, बट somebody has a better title on this income. Mark this words because ये बार बार कभी सुनोगे आप। If somebody has a better title on it, ए के पास पैसा आया पर इस पैसे पर ज्यादा बेहतर राइट बी का है, तो ए को इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बी को इनकम टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा, ए को इस पर इनकम टैक्स इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज बी हैज अ बेटर टाइटल ऑन। एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लो मुझे किसी ने कुछ पैसा दिया, मुझे somebody gave me say 1 लाख रुपीस,
सेइंग कि ये 1 लाख रुपए हम आपको दे रहे हैं, पर आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको पैसा देना था किसी और को। तो ये पैसा देना था निखिल सर को, और निखिल सर अभी एकेडमी पर नहीं थे, तो उन्होंने मुझे पैसा दे दिया कि 1 लाख रुपए आप रख लो, कल निखिल सर आएंगे उनको दे देना। ठीक है, तरुण सर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नेम। अभी मुझे 1 लाख रुपए मिला। ये 1 लाख रुपए जो मुझे मिला, आई हैव रिसीव्ड इट बट नॉट इन माई कैपेसिटी। ये मुझे अपनी कैपेसिटी में नहीं मिला, ये मुझे निखिल सर के बिहाफ पे। तो इस पर इनकम टैक्स मुझे लग, साउंड इज देयर, आ रही है अभी? अब आ गई? आ गई, चलो। तो 1 लाख रुपए पे मुझे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज somebody has a better title on it. निखिल सर हैज अ बेटर टाइटल ऑन इट इन माई एग्जाम्पल, एंड देयरफॉर इसको अगर इनकम टैक्स लगेगा इस पर, निखिल सर को लगेगा। अगर लगता होगा तो निखिल सर को लगेगा। द फिलोसॉफी इज, बिकॉज ही हैज अ बेटर टाइटल ऑन इट, he will get this, right? The philosophy is this: diversion of income at source. अभी ये तो ठीक है, आप बोलोगे ये क्या बकवास है, हमको पता है जिसकी इनकम है उसी को इनकम टैक्स लगेगा, इसमें इतनी कहानी बनाने की क्या बात है। और एक हेडिंग बना दिया डाइवर्जन एट सोर्स, और पढ़ा रहे हो जबरदस्ती, 5 मिनट ले लिया हमारे। बात को समझना जरूरी है, क्योंकि इस बात को कंपेयर किया जाता है अक्सर बुक्स में। इसका लंबा चौड़ा जो डिस्कशन है, दैट इज डीलिंग विद डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ। एंड हियर स्टार्ट्स द डिस्कशन। डिस्कशन अब चालू हुआ है। मेरे को आपको डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स नहीं समझाना है, तो आप समझ सकते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर पैसे पे मेरा राइट नहीं है तो मुझे टैक्स नहीं लगेगा, जिसका राइट है उसे टैक्स लगेगा, ये मैंने बताया। नाउ दिस हेडिंग डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इट। पहला एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए समझो। देयर इज अ फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड इस फैमिली में से हस्बैंड इज दी पर्सन जो इनकम कमाते हैं। महीने का 2 लाख रुपए कमाते हैं, साल का 24 लाख रुपए कमाते हैं। हर महीने 2 लाख रुपए उनको मिलते हैं, सैलरी मिलती है 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की सैलरी में से अपनी मर्जी से वो वाइफ को 1,30,000 रुपए दे देते हैं घर खर्च के लिए। 1 तारीख को सैलरी मिली, 1,30,000 रुपए वाइफ को दे दिया, अब तुम देख लेना घर खर्च जो भी होता है, तो वो वाइफ को दे देते। वो बचा हुआ 70,000 रुपए वो सेविंग्स करके रख। अब उनका ये कहना है कि मुझे सैलरी मिलती है 2 लाख रुपए, उसमें से मैंने 1,30,000 वाइफ को दे दिया, मेरे पास बचा 70,000, तो इनकम टैक्स मुझे 70,000 पे लगेगा, तो बाकी वाइफ से 1,30,000 पे टैक्स लो। सही है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी लीगल भाषा में सुनो, अपनी लीगल भाषा में ये 1,30,000 जो उन्होंने दिया, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इनकम कमाने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से 1,30,000 वाइफ को दिया, और दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एंड इसका इनकम टैक्स में उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उन्हें इनकम टैक्स लगेगा पूरे 2 लाख रुपए। ये बात ठीक है? अब इसके बाद एग्जाम्पल को थोड़ा आगे ले जाते। सम टाइम लेटर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, और बात बहुत आगे बढ़ गई, कोर्ट में चला गया मामला, और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जब साथ में नहीं रह सकते, अलग हो जाओ। वाइफ का कहना है ऐसे कैसे अलग हो जाओ, ये आदमी ने, ठीक है, खुद पैसा कमा रहा है, मैं अलग हो जाऊंगी, मुझे क्या मिलेगा? आई नीड मनी, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में, कानूनी भाषा में कहते हैं एलिमनी, मेंटेनेंस। तो ऐसा होता है, इंडिया में कानून है, कई देशों में होता है कि सेपरेशन के समय वाइफ विल गेट कंपनसेशन। वाइफ का कहना है ये आदमी महीने का 2 लाख रुपए कमाता है, इसमें से 1,90,000 मुझे दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं हूं, 2 बच्चे हैं, चिंटू और बबली हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई देखरेख मुझे ही करनी है, तो मेरे को 1,90,000 दिया जाना चाहिए, 10,000 ये रख ले।
कोर्ट ने कहा देखा थोड़ा रीजनेबल बात करो, ऐसा नहीं होता है। और कोर्ट में मान लो सेटलमेंट हो गया, झगड़ा हुआ, कोर्ट का ऑर्डर हुआ और अपीलें हुई, और फाइनली कोर्ट ने कह दिया कि हस्बैंड जो 2 लाख रुपए कमाते हैं उसमें से 1,50,000 रुपए हर महीने वाइफ को एज मेंटेनेंस। 4 लोग थे, 2 लाख रुपए थे, 3 लोग अलग हो गए, तो अब 1.5 लाख रुपए एक्स वाइफ को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर हो गया। कोर्ट का ऑर्डर दोनों तरह का हो सकता है, दोनों तरह का समझना कैसे। एक ऑर्डर ये हो सकता है कि ये पैसा 1.5 लाख रुपए डायरेक्टली एम्प्लॉयर से वाइफ के अकाउंट में चले जाए, मतलब पैसा हस्बैंड के हाथ में आएगा ही नहीं, सीधे एम्प्लॉयर को डायरेक्शन दे दिया कि इनको 2 लाख रुपए मत देना, अब 2 लाख रुपए में से केवल 50,000 इनको देना और 1.5 लाख रुपए डायरेक्टली एक्स वाइफ के अकाउंट में जमा हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि 1.5 लाख रुपए मेंटेनेंस देंगे हस्बैंड, और जो 1.5 लाख रुपए मेंटेनेंस देंगे उसमें पहले पूरा 2 लाख रुपए हस्बैंड के अकाउंट में आता है, फिर उसमें से 1.5 लाख रुपए वो वाइफ को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि जनरली ऐसे ही होगा कि 2 लाख रुपए उनको आ गया और उनने 1.5 लाख रुपए वाइफ को ट्रांसफर कर। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोर्ट ने कह दिया सीधे एम्प्लॉयर ही 1.5 लाख रुपए वाइफ को दें। कैसा भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, हस्बैंड का कहना है कि भाई मेरे पास तो 50,000 ही बचे, 1.5 लाख रुपए तो मैंने वाइफ को दे दिए और मेरे पास 50,000 ही बचे, मैं जॉब करता हूं, मेरी सैलरी 2 लाख रुपए है, बट कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत मुझे 1.5 लाख रुपए वाइफ को दे। वाइफ हैज अ बेटर टाइटल ऑन दिस 1,50,000। आई डोंट हैव अ राइट ऑन दिस 1,50,000। मुझे ये जो 1.5 लाख मिले हैं ये तो मुझे लेकर देने हैं या डायरेक्टली जा रहे हैं, इस 1.5 लाख पर मेरा कोई हक नहीं। मुझे इनकम टैक्स केवल 50,000 रुपए लगेंगे और इस 1.5 लाख पर उस महिला से टैक्स लिया, ऐसा उनका कहना है। क्या ये कहना सही है? यस, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स। एट सोर्स दिस मनी इज डाइवर्टेड। शी हैज अ बेटर टाइटल ऑन दिस 1,50,000। इस एग्जाम्पल में 1.5 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा वाइफ को, और 50,000 पे टैक्स लगेगा हस्बैंड, बिकॉज शी हैज अ बेटर टाइटल ऑन दिस 1,50,000। दिस इज वन एग्जाम्पल, डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स। दोनों का अंतर समझो, और ये इसीलिए मैं पूरा कंसेप्ट बता रहा था, द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स। एप्लीकेशन ऑफ इनकम वहां है जहां इनकम कमाने के बाद आप अपनी मर्जी से उस पैसे को किसी को दे रहे हो। इन फर्स्ट एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ अपनी मर्जी से उन्होंने वाइफ को दिए, इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स वहां है जहां पर आपके राइट से बेहतर किसी और का राइट है। आपका जो राइट है वो 50,000 पर ही है और आपसे बेहतर राइट है बिकॉज ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर। यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है, हो सकता है कोई और सर्कमस्टांस हो, कोई कानून हो, तो बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग somebody has a better title on your amount and that is diversion at source। उस पर टैक्स अगर लगेगा तो उस व्यक्ति को। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझो, क्योंकि एक एग्जांपल से बात पूरी नहीं होती है, बुक्स में जनरली 2-3 अलग अलग तरह के एग्जांपल दिए हैं, तो दूसरा एग्जांपल समझो। नाउ थिंक अबाउट इट, देयर इज सम से चार्टर्ड अकाउंटेंट और देयर इज सम एडवोकेट। अब कोई एडवोकेट है, उनने एक क्लाइंट का केस वो लड़ रहे हैं और उन्होंने कह दिया साहब मैं आपसे फीस लूंगा 7.5 लाख रुपए, बहुत बड़ा केस है, उसकी फीस मेरी रहेगी 7,50,000। ठीक बात है। पर 2.5 लाख रुपए और मैं आपसे लूंगा और ये 2.5 लाख रुपए अपन एक अच्छे डोनेशन करेंगे कहीं, ऐसा उनका कहना है। उनने कह दिया कि जब अपन इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना बड़ा केस लड़ रहे हैं, पब्लिक को इससे बहुत फायदा होगा, सरकार के खिलाफ ये बहुत बड़ा केस है और ये केस अपन लड़ रहे हैं, तो इसी केस में मैं आपसे टोटल 10 लाख रुपए लूंगा और इस 10 लाख रुपए में से मैं 2.5 लाख रुपए डोनेट करना चाहता। वकील साहब ने अपने मन की बात बताई। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब वकील साहब को किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा ये अपने को असर्टेन करना। 10 लाख पे
या उनको 7.5 लाख रुपए मिलेंगे उस पे? देखो, इस चीज को करने के दो तरीके हैं, वो समझना। एक तरीका, वकील साहब ने अपनी फीस ले ली 10 लाख रुपए, का कहना है मेरी फीस 10 लाख रुपए, उस 10 लाख का वकील साहब जो चाहे वो करे, तो कार खरीदें, उसको डोनेशन करे, वॉट एवर ही लाइक्स। तो उन्होंने तो क्लाइंट से 10 लाख रुपए लिए, और 10 लाख रुपए लेने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से 2.5 लाख रुपए डोनेट कर दिए। अब उनका कहना है मेरे पास तो 7.5 लाख रुपए ही बचे, उन्हें इनकम टैक्स किस पे लगेगा, 10 लाख पे या 7.5 लाख पे? उन्हें इनकम टैक्स लगेगा 10 लाख पे, बिकॉज दिस 2.5 लाख इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इनकम कमाने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से उसको डोनेट किया, उनका राइट तो पूरे 10 लाख पे था ना, क्योंकि उनका राइट पूरे 10 लाख पे था, 10 लाख टैक्स लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल, वकील साहब ने क्लाइंट से कहा कि देखो मैं आपसे 7.5 लाख रुपए लूंगा, मेरी फीस 7.5 लाख, पर जब अपन इतना अच्छा केस कर रहे हैं, इतना पायस काम कर रहे हैं, इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, देश में न्याय की बात कर रहे हैं, तो ये जब केस अपन लड़ रहे हैं, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप स्वयं से जाके ये 2.5 लाख रुपए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे। मेरी फीस 7.5 लाख है, और अगर आपको ठीक लगे तो मेरे बिहाफ पर वहां जाकर 2.5 लाख रुपए अलग से डोनेट कर दो। ठीक है, क्लाइंट ने कहा कि ठीक है डोनेट कर दूंगा, एंड क्लाइंट ने वकील साहब के बिहाफ पर वहां जाकर ये 2.5 लाख रुपए डोनेट कर। क्लाइंट की जेब से तो 10 लाख रुपए लग गए, 7.5 लाख रुपए उसने वकील साहब को दिए, और 2.5 लाख रुपए उन्होंने चैरिटी में दे दिए, डोनेशन कर दिया। क्लाइंट की जेब से 10 लाख रुपए लगे, बट वकील साहब को 7.5 लाख रुपए। इनकम टैक्स वकील साहब को कितने पे लगेगा, 7.5 लाख, बिकॉज वकील साहब का जो राइट है वो केवल 7.5, 2.5 लाख पे उनका कोई राइट ही नहीं, कोई राइट नहीं है। और अगेन, ये जो 2.5 लाख रुपए दान हुए हैं, डोनेशन हुआ है, ये भी दो तरीके से हो सकता था। एक ये हो सकता था कि वकील साहब ने क्लाइंट को कह दिया तुमको ठीक लगे तो 2.5 लाख रुपए डोनेशन कर देना, क्लाइंट खुद गया 2.5 लाख का डोनेशन कर दिया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, क्लाइंट ने कहा ये क्या वकील साहब, क्या डोनेशन, कहाँ जाएंगे अपन, उन्होंने कहा 40 किलोमीटर दूर गांव है, वहां पे गौशाला है, वहां पे दान दे के आ जाना। क्लाइंट ने कहा कौन जाएगा 40 किलोमीटर? क्लाइंट ने वकील साहब से कहा साहब वो मैं दान दूंगा वो इतना अच्छा नहीं, आपके हाथ से ये दान होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ये 2.5 लाख हम आपको ही दे देते हैं, आप ही दान कर देना जहां करना है। क्लाइंट ने ये 2.5 लाख रुपए दिए, बट क्लाइंट के माइंड में ये बात क्लियर है कि ये वकील साहब को नहीं दे रहा हूं, इट इज फॉर डोनेशन। वकील साहब जो ले रहे हैं ये 2.5 लाख, उनके भी दिमाग में क्लियर है कि दिस इज नॉट फॉर डोनेशन, दिस इज नॉट हिज इनकम, ये तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन वो ले रहे हैं। दोनों के माइंड में देर इज क्लियरिटी कि ये जो 2.5 लाख रुपए लिया जा रहा है ये चैरिटी के लिए है। वकील साहब का राइट केवल 7.5 लाख, एंड वकील साहब को इनकम टैक्स कोई भी सिचुएशन हो जाए कि उन्होंने क्लाइंट से ले लिया और फिर डोनेट कर दिया, या उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया क्लाइंट को कि आप जाके डोनेट कर देना, कैसा भी हो, वकील साहब का राइट केवल 7.5 लाख पर है, और उन्हें इनकम टैक्स केवल 7.5 लगेगा। आप सोचो अकाउंटिंग में, अगर वकील साहब ने ये 2.5 लाख रुपए क्लाइंट से लिए हैं, तो वकील साहब के लिए एक लाइबिलिटी है, he will say bank account debit, he has received the money, bank account debit to amount payable to charitable institution, ये तो उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन लिया है, ऑब्लिगेशन है ये पैसा वहां देकर आने की, इसलिए वकील साहब को केवल 7.5 लाख पे टैक्स लगेगा। तो एक सिनेरियो जहां पर वकील साहब ने 10 लाख रुपए लिए और अपनी मर्जी से उन्होंने 2.5 लाख डोनेट कर दिया, यहां पर वकील साहब को 10 लाख पे टैक्स लगेगा। दूसरा सिनेरियो जहां पर वकील साहब ने क्लियरली कह दिया कि मेरी फीस 7.5 लाख है और आप चाहो तो वहां पे डोनेट कर दो, क्लाइंट भले ही वो पैसा वकील साहब को दे जाए, स्टिल वकील साहब का राइट केवल 7.5 लाख पे है, एंड ही विल हैव टू पे टैक्स ओनली ऑन 7.5 लाख। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स।
बिकॉज इन अवर केस जो वकील साहब है उनका राइट केवल 7.5 लाख पर आता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा। किसको लगेगा? उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को लगेगा। अपन ने कह रखा है ना, सब किसी को नहीं छोड़ना है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी तो एक पर्सन है, तो अलग से इनकम टैक्स लग जाएगा इस 2.5 लाख पे। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल जो अक्सर बुक्स में लिया जाता है, डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम। And with this I am done with this concept of diversion of income, application of income and the general concept of income. Income क्या होती है मेरी तरफ से मैंने पूरा बता दिया। अभी आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते। यस प्लीज। जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज का टीडीएस 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 क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। वो क्या होता है? पता नहीं, अपना एक चैप्टर है, अपन पढ़ेंगे एक चैप्टर है उसका, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे टीडीएस होता है तो क्या होता है। एनीवेज, आपकी क्वेरी है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काट लिया। नहीं नहीं, वो कुछ और ही कंसेप्ट होता है, वो अपन पढ़ेंगे। टीडीएस हैज नथिंग टू डू विद एप्लीकेशन एंड डाइवर्जन एट सोर्स, दैट इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। टीडीएस का कंसेप्ट ही अलग होता है, अपन पढ़ेंगे, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। नाउ वन ऑनलाइन क्वेरी, देन आई विल कम टू यू। सर सेकेंड एग्जाम्पल में क्लाइंट को 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा क्या? नहीं, मैंने बताया ना, सेकेंड एग्जाम्पल में क्लाइंट ने जो 2.5 लाख रुपए ट्रस्ट को दिए हैं, उस पर ट्रस्ट को टैक्स लगेगा, ट्रस्ट को टैक्स लगेगा। क्लाइंट के लिए भी वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम हो सकता है, और क्लाइंट के लिए अगर वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है तो उसको भी टैक्स लगेगा। ठीक है, क्लाइंट ने डोनेशन दिया 2.5 लाख, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, क्लाइंट के लिए भी एप्लीकेशन है, और ट्रस्ट के लिए इनकम है तो ट्रस्ट को टैक्स लगेगा। आप बोलोगे सर ये तो डबल टैक्सेशन है। होता है डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन में कोई प्रतिबंध नहीं है। मैंने इनकम कमाई, इनकम कमा के मैंने टैक्स दे दिया, अब जो बचा हुआ पैसा है उससे मैं रेस्टोरेंट में गया और खाना खाया, रेस्टोरेंट की वो इनकम है, रेस्टोरेंट को उस पर इनकम टैक्स लगेगा क्या? लगेगा। तो डबल टैक्सेशन हो गया ये तो। मैंने कमाया, उस पर इनकम टैक्स दिया, टैक्स देने के बाद जो बचा उससे मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया। अगर उस पर रेस्टोरेंट को टैक्स लगता है तो ये डबल टैक्सेशन है। हाँ है, होता है डबल टैक्सेशन में, कोई पोक नहीं है, होता है डबल टैक्सेशन। तो डोंट वरी अबाउट दैट कंसेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन। यस यस, somebody was asking from there. थोड़ा सा जोर से। मैं आ जाता हूँ आपके पास, चिंता मत करो, घबराओ मत। थोड़ा सा जोर से अगर आप बोलोगे सुनाई देगा मुझे। हाँ जी, अब बोलो। हाँ जी। किसी ने 1 करोड़ कमाए, उसने, अच्छा उसने कमाए 1 करोड़, कमाने के बाद उसने 50 लाख रुपए कहीं कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। वहां पे लॉस हो प्रॉफिट हो कोई फर्क नहीं, ये 50 लाख जो ट्रांसफर किए दैट इज एप्लीकेशन ऑफ, उसको इनकम टैक्स 1 करोड़ लगेगा। अब वहां पे लॉस हो गया, तो मान लो वहां 20 लाख का लॉस हो गया इस साल, वो 20 लाख का लॉस क्या इस 1 करोड़ की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? ये क्वेश्चन अलग है। हाँ सेट ऑफ हो सकता है, सब्जेक्ट टू द चैप्टर ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सब्जेक्ट टू दैट थिंग्स व्हिच आर गिवन। पीएफ कटती है सर, पीएफ क्या होता है? मेरे को नहीं पता पीएफ क्या होता है। प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है? पता नहीं, अपन चैप्टर है पढ़ेंगे। हाँ जी, जैसे स्कूल फीस में रिफंड नहीं मिलता है, स्कूल फीस जो पे करते हैं वो एक एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, पर इनकम टैक्स में उसको माइनस करते हैं। फंड कहां से मिल गया? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को स्कूल फीस जो बच्चों की भरी वो सरकार से रिफंड हो जाती है, तो आपने खर्च ही नहीं किया। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके बच्चों की फीस उसने भरी ही नहीं, क्योंकि वो तो उसको एम्प्लॉयर से मिल गया, तो उसको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ? आपका असेट है ना वो, आज मैंने फीस भर दी,
और मेरे को अगले साल सरकार से पैसा मिलने वाला है 1 साल बाद, तो असेट है, मेरी जेब से पैसा नहीं जा रहा है भाई। मेरी जेब से पैसा जाएगा तभी मैं उसका डिडक्शन क्लेम करने की बात करूंगा। यस, इनकम एट सोर्स, डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स में जो सेकंड एग्जांपल था, हस्बैंड वाइफ वाला जो एग्जांपल था, सेकंड सिचुएशन की डाइवोर्स हो गया उनका, डाइवोर्स लेकर टैक्स सेविंग भी हो सकती है कि अपन ने देख लिया कि हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड को बहुत टैक्स लग रहा है और वाइफ का 2.5 लाख रुपए इनकम एग्जम्प्ट होती है, तो हस्बैंड वाइफ ने आपस में बैठकर टैक्स प्लानिंग कर ली कि अपन कागज पे डाइवोर्स ले लेते हैं और डाइवोर्स लेके देखो इतने पे तुमको टैक्स लग जाएगा। जीवन में भाई मेरे इनकम टैक्स ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, बाकी चीजें भी होती है। ऐसा टैक्स प्लानिंग, ऐसा टैक्स प्लानिंग मतलब करना नहीं चाहिए। कोई कर ले तो अपन रोक नहीं सकते, ज्यादा इनकम हो तो कर सकते हैं, ठीक है। डोंट सजेस्ट इट टू एनीबॉडी, माय सजेशन टू यू। हाँ जी, क्या चीज? कोई पर्सन इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, मतलब आपका कहना उसको इनकम टैक्स लगता है पर वो टैक्स की चोरी कर रहा है और इनकम टैक्स नहीं भर रहा है। कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है और उसने सब खर्च भी कर दिया, अब उसके पास पैसा नहीं है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी है उसकी, इनकम टैक्स पेएबल है पर पैसे ही नहीं है, तो बैड डेट्स हो जाएगी वो। इनकम टैक्स वालों के लिए बैड डेट्स हो सकता है, दे हैव टू रिकवर दिस मनी फ्रॉम मी, बट आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव प्रॉपर्टी। मेरा कहना आओ मेरे से वसूल लो, कैसे वसूलोगे, पैसे ही नहीं है मेरे पास। प्रॉपर्टी है उसके पास तो प्रॉपर्टी बेच के इनकम टैक्स वाले वसूल, ज्यादा है तो जितना वसूलना है वसूल लेंगे, बचेगा कुछ तो उसको वापस दे देंगे, बचता ही नहीं है कुछ। इनकम टैक्स वाले एक बार आए तो दीमक है वो, पूरा खा के जाएंगे, वो कुछ नहीं बचेगा, वो बेच देंगे, वो सब इनकम टैक्स वाले बेच देंगे, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो, और नहीं बिकेगी तो बैड डेट्स। एक 30 लाख की जमीन है, मेरे को 5 लाख इनकम टैक्स बनता है, वो 30 लाख की जमीन बेचेंगे, 5 लाख रख लेंगे, 25 लाख आपको दे देंगे। बढ़िया, जमीन तो आपकी थी ना, उन्नी बिक रही थी आपके मन में, उनने बेच के दिखाया ना, आपके मन में नहीं बिक रही थी, उनने बेच के दिखा दिया, ठीक है। अब कैसे कह सकते हो कि नहीं बिक रही थी? जैसे अपन ने सेकंड एग्जांपल लिया, जैसे अपन ने सेकंड एग्जांपल लिया, हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स वाला एग्जांपल ही कह रहे हो, है ना, वही एग्जांपल ले रही है, और 50,000 पे हस्बैंड टैक्स देगा, एक्स हस्बैंड 1.5 लाख पे एक्स वाइफ टैक्स देगी। अलग अलग इनकम टैक्स में हर इंडिविजुअल अलग है, हस्बैंड अलग है, वाइफ अलग है, डाइवोर्स नहीं होता तो भी अलग थे इनकम टैक्स में, डाइवोर्स नहीं होता तो भी इनकम टैक्स में वो अलग थे। हाँ, वो 2.5 लाख का हर व्यक्ति को मिलता है बेनिफिट। हाँ, अगर नहीं बनता है तो नहीं देना पड़ेगा। आपका कहना है कि घर में 4 लोग हैं, चारों लोग 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फैमिली इनकम इज 10 lakhs, बट इंडिविजुअल इनकम इज 2,50,000, टैक्स नहीं लगेगा। अगर सिर्फ हस्बैंड 10 लाख कमाता है, 4 लोग हैं परिवार में, एक ही व्यक्ति कमाता है 10 लाख, तो टैक्स लगेगा 1 लाख। और घर में 4 लोग हैं, चारों लोग 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, तो टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये अच्छी टैक्स प्लानिंग है, इनकम को कैसे ज्यादा लोगों के हाथ में ट्रांसफर करें ताकि टैक्स बच जाए, ये प्लानिंग है। जिस इंडिविजुअल की जितनी इनकम है उस पे उतने पे टैक्स लगेगा। आई एग्री टू यू, दिस इज अ टैक्स प्लानिंग, पीपल डू इट, कि इनकम ज्यादा लोगों के हाथ में परिवार में डाइवर्ट करें। कई लोग तो टैक्स प्लानिंग को किसी और ही लेवल पे ले जाते हैं कि घर में जितने लोग उतने 2.5 लाख के एग्जाम्शन, तो घर में ज्यादा 2.5 लाख के लोग हों, ज्यादा एग्जाम्शन, ठीक है। फैमिली प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग मिक्स भी कर देते हैं कई लोग। चलो अब आगे, और व्हाट इफ समवन रिसीव्स मनी फ्रॉम समवन लिविंग आउटसाइड इंडिया, अगर कोई बाहर रहता है उससे अपने को पैसा मिला तो छोड़ेंगे नहीं, इनकम टैक्स लगता है तो लेंगे,
अपन किसी को नहीं छोड़ते, अगर कोई बाहर से पैसा आया उसको भी नहीं छोड़ेंगे, अगर वो इनकम है तो का नेचर इनकम जैसा होना चाहिए। इनकम के रूप में अगर हमको कोई पैसा मिलता है तो हम टैक्स लेते। वन मोर क्वेश्चन इज देयर सर, जैसे एडवोकेट वाला आपने एग्जांपल लिया, उसमें 1.5 लाख रुपए दिए हैं यह कहकर कि ये चैरिटी में देना है, पर इस केस में अगर एडवोकेट वो चैरिटी में नहीं देता है, मतलब पैसा दिया क्लाइंट ने, अपना एग्जांपल 2.5 लाख रुपए का था, क्लाइंट ने 2.5 लाख वकील साहब को दिए और देयर इज अ क्लियरिटी कि ये 2.5 लाख रुपए चैरिटी में दिए जाएंगे। दिस इज द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट। वकील साहब ने कहा मेरी फीस तो 7.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए चैरिटी में दिए जाएंगे और क्लियर है 2.5 लाख चैरिटी में। क्लाइंट दे गया कि साहब आप दे देना चैरिटी में, पर वकील साहब ने नहीं दी, तो भी वकील साहब की ऑब्लिगेशन तो है ये पैसा चैरिटी में देने की, एंड देयरफॉर वकील साहब को टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, because it is the obligation, it is the liability of that person to give this money to the charity, and it is an example of diversion at source only, because ultimately it is his liability to pay to the charity. आखिरकार फाइनली कभी सालों बाद तक वकील साहब ने नहीं दिया और वकील साहब का ही राइट आ गया उस पैसे पे, बाय द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ वकील साहब का ही राइट आ गया, तो हाँ वकील साहब को तब टैक्स लगेगा, आज तो उनकी लाइबिलिटी। What if someone receives money from someone, you have asked it again, uh, अगर किसी पेरेंट्स ने एजुकेशन फी मेंशन नहीं की प्रीवियस 5 इयर्स में, तो क्या अब कर सकते हैं? मतलब पेरेंट्स बच्चों की ट्यूशन फीस भर रहे थे और इनकम टैक्स में वो डिडक्शन लेना भूल गए गलती से, ऐसा आप कह रहे हो शायद, था वो इनकम टैक्स में हम तो याद ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं कि बच्चों की फीस का डिडक्शन मिलता है, अचानक से किसी ने बताया, तो हमने कहा साहब इस साल तो ले ही लो डिडक्शन, और पिछले 5 साल की जो फीस भरी है वो भी नहीं लिया डिडक्शन, तो अब क्या करें? उसको भी मेंशन करके इस साल डिडक्शन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। इनकम टैक्स का रूल है एवरी ईयर इज अ डिफरेंट ईयर, आगे अपन पढ़ेंगे, तो पिछले सालों की ट्यूशन फीस का इस साल डिडक्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा मान लो, अभी बाद में बताऊंगा क्यों नहीं मिलेगा। हर साल अलग होता है इनकम टैक्स, अकाउंट्स में हर साल का प्रॉफिट अलग बनाते हो ना, P&L अकाउंट, ऐसा थोड़ी कर सकते पिछले साल का टर्नओवर इस साल डाल दो, यू कैन नॉट डू इट, तो इनकम टैक्स में भी नहीं कर सकते, इनकम टैक्स एवरी ईयर प्रॉफिट इज डिफरेंट। इसीलिए अभी वो जो मैंने टैक्स प्लानिंग बताई थी, इसीलिए तो लोग HUF बनाते हैं, somebody answered it that way, कि देखो वो 2.5 लाख का सब पे बेनिफिट मिलता है, तो HUF को भी 2.5 लाख का बेनिफिट मिलता है। HUF की प्लानिंग ये होती है कि साहब HUF बना लो, 2.5 लाख का टैक्स बच जाएगा, 2.5 लाख की इनकम बच जाएगी। सॉरी, उसके अलावा और प्लानिंग बता दूं, देखो उसके अलावा प्लानिंग जो हो सकती है, बहुत सारी प्लानिंग हो सकती है। टैक्स प्लानिंग एक चैप्टर है जो CA फाइनल में है, आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी अपन नर्सरी में है टैक्स की, और अभी अपन ABCD सीख लेते हैं एक बार, पहले टैक्स तो पढ़ लें फिर प्लानिंग पढ़ेंगे। टैक्स पढ़े बिना प्लानिंग कैसे समझ आएगी जब तक आपको कानून ही नहीं पता है, तो पहले टैक्स पढ़ लो इंटर में, फाइनल में पढ़ोगे प्लानिंग क्या होती है। फाइनल में भी टैक्स प्लानिंग नहीं सिखाएंगे आपको, वो सिर्फ चैप्टर पढ़ाएंगे टैक्स प्लानिंग, और उसको बता देंगे कि प्लानिंग ये होती है, डेफिनेशन दे देंगे, दिस इज टैक्स प्लानिंग, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे साहब टैक्स प्लानिंग तो आई नहीं, टैक्स प्लानिंग इज अ स्किल, विथ एक्सपीरियंस यू विल डेवलप इट, जैसे जैसे आप टैक्स के सब्जेक्ट को पढ़ते जाओगे, डिटेल में जाओगे, वैसे वैसे आपको प्लानिंग सीखते जाओगे। तो उसमें टैक्स प्लानिंग जो है वो अपना खुद का स्किल है, तो मेरी प्लानिंग में आपको काय को बताऊं, मेरे दिमाग में जो टैक्स प्लानिंग है मैं बता दूंगा तो मेरे पास कौन आएगा क्लाइंट, तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा आप, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी अभी लेट अस कम टू द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स। नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स इज one of the 6 points from the concept of income. Let us come back to that income tax charge.
इनकम टैक्स के चार्जिंग सेक्शन 4 में 6 बातें लिखी हुई थी और एक बात थी, देयर शैल बी अ पर्सन. वी हैव स्टडीड हु इज अ पर्सन. 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, सब हो गया. अभी पर्सन शुड अर्न इनकम. इनकम का कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिया कि इनकम क्या होती है, कॉमन सेंस में तो पढ़ ही लिया. इनकम इज अ रेवेन्यू रिसीट, रियल इनकम, वो सब पढ़ लिया. अब नेट प्रॉफिट, ये सब चीजें पढ़ ली. अब उसके बाद तीसरी चीज आती है, इनकम शैल नॉट बी एग्जम्प्ट. इनकम है पर कई सारी इनकम को सरकार ने एग्जम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि सरकार का टैक्स लगाने का एक ऑब्जेक्ट होता है रिफॉर्म्स. सरकार कई सारे इंसेंटिव्स देना चाहती है, इसलिए इंसेंटिव्स के लिए सरकार कई सारी इनकम को एग्जम्प्ट कर. हम पढ़ेंगे एक चैप्टर, 3rd चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है एग्जम्प्ट इनकम. उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती. अभी नहीं पढ़ेंगे उसको. उसमें 80-90 एग्जम्प्ट इनकम है, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है. तो ये अभी बाद में पढ़ने वाले हैं. फिर अगला पॉइंट आता है, इनकम शैल फॉल विद इन दी स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. इनकम शैल फॉल विद इन दी स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. तो हम पढ़ेंगे दी स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. एक्चुअली यहां इश्यू ऐसा है कि मान लो कोई अमेरिका में इनकम कमा रहा है, तो क्या उसको इंडिया में इनकम टैक्स लगेगा? कोई यूएस का आदमी है, यूएस में पैसा कमाता है, हम पहुंच गए, हमने कहा इनकम टैक्स दो, तो भारत की सरकार कैसे मांग सकती है इनकम टैक्स? वो तो भारत की सरकार के अंडर ही नहीं आता है. हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट उससे टैक्स मांगे. हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ इंडिया? तो हम उस बात को समझेंगे कि भारत की सरकार कौन सी इनकम को टैक्स कर सकती है. दैट इज द क्वेश्चन वी विल टॉक अबाउट. नॉन रेसिडेंट को भी टैक्स कर सकती है क्या? फॉरेन में पैसा कमाते हैं उसको भी टैक्स कर सकती है क्या? फॉरेन से पैसा आता है उसको भी टैक्स कर सकती है क्या? उसका पूरा चैप्टर है. एंड दैट इज स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंडियन इनकम टैक्स? भारत की सरकार किसको टैक्स कर सकती है, चैप्टर है. 2nd चैप्टर पढ़ेंगे. फिर 5th पॉइंट पर आते हैं. 3rd और 4th पॉइंट पढ़ा नहीं अभी अपन, ये कह दिया बाद में पढ़ेंगे. 5th पॉइंट, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज जनरली टैक्सेबल इन असेसमेंट. ये कंसेप्ट अब अपने को पढ़ना है ना. प्रीवियस ईयर एक शब्द होता है, वो समझाऊंगा. असेसमेंट ईयर एक शब्द होता है, वो समझाऊंगा. अपना कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है, कॉमन सेंस और लॉजिक पे नहीं चलते अपन. अपना तो जो लिखा है वही कानून है. तो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज अ प्रीवियस ईयर, व्हाट इज एन असेसमेंट ईयर, एंड अल्टीमेटली आई विल से इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर shall be taxable in assessment year. That is my final sentence. और ये 5th पॉइंट होने के बाद मैं आ जाऊंगा रेट्स ऑफ टैक्स पे. वहां से चालू होगा प्रैक्टिकल. इनकम टैक्स किस रेट पे लगता है, वहां से ये आएगा रेट ऑफ टैक्स, एंड वी विल डू प्रैक्टिकल. आवर सब्जेक्ट इज 90% प्रैक्टिकल. मैं पहले कह चुका हूं, एग्जाम में किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था 60 मार्क्स का पेपर है, 18 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो 4 में से एक ऑप्शन टिक कर लेना. 18 नंबर वो हो गए. 42 मार्क्स का पेपर बचा. 42 मार्क्स में से 35-36 मार्क्स के प्रैक्टिकल आते हैं और केवल 6-7-8 नंबर की थ्योरी आती है. तो ये ब्रॉडली अपने पेपर का डिवीजन है. डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स लॉ 60 मार्क्स, जीएसटी प्रैक्टिकल आता है थ्योरी, तो जीएसटी के सब्जेक्ट में आपको बताया जाएगा. माय सब्जेक्ट आई हैव पुट इट वेरी प्रिसाइजली. प्रैक्टिकल करने के लिए अपनी क्लास में अपने को 60% टाइम थ्योरी डिस्कस करनी. क्लास का डिस्कशन 60% थ्योरी रहेगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ के ही प्रैक्टिकल समझ आता है. अब मैं आपको ले चलता हूं टू द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. नोट्स में पेज नंबर 6 पर अब आ जाओ आप. कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. नाउ व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर? दिस इज गिवन हियर. तो सबसे पहले यहां पर वर्ड आता है AY, असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर को अपन हमेशा AY कहेंगे, शॉर्ट नेम ही उसका पॉपुलर है.
असेसमेंट ईयर। सेक्शन 2 में असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन दी है। ये जो डेफिनेशन है ये एक्ट में दी गई है, कॉमन सेंस का मीनिंग नहीं। सेक्शन 2 डिफाइंस व्हाट इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months commencing on 1st April each year। हर साल 1 अप्रैल से चालू होकर 12 महीने का ड्यूरेशन होता है असेसमेंट ईयर। अगर मैंने कहा असेसमेंट ईयर 21-22 तो इसका मतलब होता है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। 1 अप्रैल से 31 मार्च। इनकम टैक्स का ईयर अप्रैल से मार्च होता है, ये आपने पहले कभी सुना हो। अकाउंट्स में भी कई बार अपन अप्रैल से मार्च का ईयर लेते, इसलिए लेते हैं क्योंकि इनकम टैक्स का जो ईयर होता है वो हमेशा अप्रैल से मार्च होता है। अगर मैंने कहा असेसमेंट ईयर 19-20 तो मेरा ये मतलब है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। अगर मैंने कहा असेसमेंट ईयर 16-17 तो मेरा मतलब है 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम 1st April स्टार्टिंग 1st April। ठीक है, खत्म। अब दूसरी चीज आती है व्हाट इज अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर शब्द की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 3 में दी गई है। सेक्शन 3 इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। सेक्शन नंबर याद नहीं रखने, पहले मैंने कहा था बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन नंबर याद रखने, अभी नहीं बताया, अब वो बात नहीं की है तो उसको अपन आगे बढ़ते हैं और बाद में कभी बात करेंगे, अभी नहीं याद रखना है। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में, और एक्ट कहता है प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर के पहले वाला फाइनेंशियल ईयर होता है प्रीवियस ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दी गई है। इट इज डिफाइंड अंडर जनरल क्लॉजेस एक्ट। वी आर डिस्कसिंग समथिंग विच इज नॉट कॉमन सेंस, इट इज अ कोड। कानून है ये, कोड है ये, हर शब्द यहां पर ऐसे ही चलता है। अभी जैसे यहां लिखा हुआ था ना, असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months। मंथ्स क्या होता है, मंथ क्या होता है, ये भी दिया हुआ है जनरल क्लॉजेस एक्ट में। ठीक है, एवरीथिंग इज अ रिटर्न कोडिफाइड थिंग, और नहीं दिया है तो यू हैव टू गो इनटू कॉमन सेंस देन। तो व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year. Under general clauses act, financial year is a year commencing from 1st April। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है। अब समझो, देखो, अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर शब्दों को समझो, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट करते हैं। अगर मैंने कहा असेसमेंट ईयर 21-22 तो इसका मतलब हुआ 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। अब अगर असेसमेंट ईयर 21-22 है तो प्रीवियस ईयर होगा इसका प्रीसीडिंग ईयर 20-21, दैट इज 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट। इफ आई से असेसमेंट ईयर 21-22, obviously I mean previous year 20-21। If I say assessment year 16-17, what is the previous year? Assessment year 16-17, what is the previous year? Previous year is previous year 15-16। तो assessment year 16-17 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17, और प्रीवियस ईयर हुआ 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16। सही है ना? असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर
एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट चलते हैं। उल्टा भी कह सकता हूं, मैंने कह दिया असेसमेंट ईयर, मैंने कह दिया प्रीवियस ईयर 18-19। अगर मैंने कहा प्रीवियस ईयर 18-19 तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर 19-20 होगा। प्रीवियस ईयर हुआ 1 अप्रैल 18 से 19 और असेसमेंट ईयर हुआ 1 अप्रैल 19 से 20। अब द बिगर क्वेश्चन इज कि सर ये कंसेप्ट का रेलेवेंस क्या है? आपने बता दिया प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च और उसका अगला साल असेसमेंट ईयर। क्या आपने कह दिया साहब असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च और आपने कह दिया साहब उसका पिछला साल प्रीवियस ईयर। पर इसको पढ़ के समझा क्या, आया क्या? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन यू हैव टू एड्रेस। सो देयर इज अ सब हेडिंग इन द नोट्स and that subheading is significance of the concept. Significance of concept. Why do you learn the concept of previous year and assessment year? And it is a very important discussion. It is a fundamental discussion again of the income tax. The concept of previous year and assessment year. मैं आपको बतलाता हूं कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को पढ़ के आपको 4 चीजें पता चलती। नंबर 1, most simple thing, income of previous year is taxable in the assessment. That is the first thing you learn out of the concept of previous year and assessment. हमने बात अपनी चालू ही यहां से की थी, राइट? 6 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उसमें से 5th पॉइंट यही है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट से हम यही सीखते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। मतलब समझो, सुनने से नहीं होगा, मतलब समझा रहा हूं उसको, वो समझो। इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने जो प्रीवियस ईयर में कमाया, एक तो प्रीवियस ईयर को पिछला साल मत समझना, प्रीवियस ईयर पिछला साल नहीं होता, प्रीवियस ईयर करंट ईयर होता है। उन्होंने नाम प्रीवियस ईयर दिया है, बट इन ऑल प्रैक्टिकल रिस्पेक्ट प्रीवियस ईयर इज द करंट ईयर। कई बार इसलिए मैं प्रीवियस ईयर की जगह वर्ड यूज करता हूं फाइनेंशियली, ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन, अदरवाइज देयर इज अ कंफ्यूजन। इस फाइनेंशियल ईयर में मैं जो कमा रहा हूं उस पे टैक्स देने की ऑब्लिगेशन मुझको अगले साल है। अगर मान लो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 20-21, आज 26 फरवरी है, अभी जो चल रहा है वो है फाइनेंशियल ईयर 26 फरवरी 21, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के बीच में चलता है फाइनेंशियल ईयर 20-21। 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के बीच में ही आएगा ना, तो यह है फाइनेंशियल ईयर 20-21। फाइनेंशियल ईयर 20-21 में पैसा कमा रहा हूं, ठीक है? अप्रैल में कुछ कमाया, मई में कुछ कमाया, अभी कुछ कमा रहा हूं। इस सब पैसे को जो मैं कमा रहा हूं इस पे टैक्स मुझे कब देना है? इसके असेसमेंट ईयर में, अगले साल। थिंक अबाउट इट वेरी रैशनली, बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट है। 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के बीच में जो मैं कमाऊंगा उसका मैं P&L अकाउंट बनाऊंगा। P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 का मैं P&L अकाउंट बनाऊंगा। 31 मार्च 21 के बाद ऑब्वियसली इस P&L में जो प्रॉफिट आएगा, साल भर हो गया, साल भर मैंने कमा लिया, 31 मार्च 21 के बाद P&L बना लिया, इसमें जो प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट पे टैक्स भरने की ऑब्लिगेशन मुझे अगले साल आएगी। हाथों हाथ तो आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि 31 मार्च 21 का प्रॉफिट मैं 31 मार्च 21 के पहले तो निकाल ही नहीं सकता हूं, उसके बाद ही निकाल सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, साल भर कमा लो, कमाने के बाद P&L बना लो और उसका टैक्स अगले साल देना। बड़ा रैशनल है। आज असेसमेंट ईयर अगर मैं कहता हूं चल रहा है
आज अगर मैं कहता हूं असेसमेंट ईयर चल रहा है 20-21, आज फरवरी 21 में असेसमेंट ईयर 20-21 भी चल रहा है, क्योंकि अभी 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के बीच में है। और अगर मैं कहता हूं अब असेसमेंट ईयर चल रहा है 20-21, दैट मीन्स कि जो मैंने 19-20 में कमाया था उस पर टैक्स देने की ऑब्लिगेशन। हर समय दोनों चलते हैं, आज असेसमेंट ईयर भी चल रहा है, प्रीवियस ईयर भी चल रहा है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टर्म्स। इफ आई से आज चल रहा है असेसमेंट ईयर 20-21, दैट मीन्स कि मैंने 19-20 में जो कमाया था उस पर टैक्स देने की ऑब्लिगेशन मुझे आज है। और मैं जो 20-21 प्रीवियस ईयर में कमा रहा हूं, आज जो कमा रहा हूं उस पर टैक्स देने की ऑब्लिगेशन मुझे असेसमेंट ईयर 21-22 में आएगी। हर साल ऐसे ही होता है। फिर मैं जो 21-22 प्रीवियस ईयर में कमाऊंगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कमाऊंगा, उस पर टैक्स देने की ऑब्लिगेशन उसके अगले साल आएगी 22-23 में। तो 1 साल बाद ऑब्लिगेशन आती है। हर साल कमा लो, ईयर एंड के बाद P&L बनाओ और अगले साल ऑब्लिगेशन आती है। तो व्हाट डू यू लर्न आउट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर? फर्स्ट थिंग यू लर्न इज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट। हर व्यक्ति जो इस साल कमाता है उस पर टैक्स उसको अगले साल भरना 1 साल बाद। दैट इज द फिलॉसफी। जिन्होंने 15-16 में पैसा कमाया था, फाइनेंशियल ईयर 15-16 में, उन्होंने उस पर टैक्स दिया था उसके असेसमेंट ईयर 16-17 में। ये पहली बात है। दूसरी बात जो आप समझते हो, व्हाट डू यू लर्न आउट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट? दूसरी बात जो आप सीखो वो ये है दैट इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स, इट इज नॉट अ डेली टैक्स। ऐसा नहीं होता है दिन भर मैंने कमाया, शाम को घर जाने से पहले इनकम टैक्स भर के जाऊंगा। इनकम टैक्स ऑफिस होते हुए गया, घर जाने से पहले मैंने बोला साहब आज की कमाई ये लो 3,000, इसका 30% रख लो। ऐसा नहीं होगा। इट इज नॉट अ डेली टैक्स, इट इज नॉट अ वीकली टैक्स, इट इज नॉट अ मंथली टैक्स। यहां पर इनकम टैक्स का टैक्स लगता है साल में एक बार, एनुअल टैक्स। साल का एक बार हिसाब होता है, जैसे अकाउंट्स का होता है। अकाउंट्स में एक ही बार P&L बनाते हो आप, राइट? साल का एक P&L। ऐसे इनकम टैक्स में होता है। इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स। दिस इज व्हाट यू लर्न आउट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। दूसरी चीज। तीसरी चीज, what do you learn out of the concept of previous year and assessment year? Every year is a different, every year is a different unit of taxation. Every year is a different unit of taxation, and therefore for every year there are different rules for computation. हर साल एक अलग साल है, इसीलिए हर साल इनकम और टैक्स लगाने के प्रावधान, रूल्स अलग होते। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसको सुन लो। इनकम टैक्स में क्या होता है कि हर साल इनकम और टैक्स के कैलकुलेशन के फॉर्मूला अलग है। जैसे अपने कोर्स में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकम और टैक्स निकालने के रूल्स विच आर फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, दैट इज फॉर प्रीवियस ईयर 2021। तो मैं आपको बताऊंगा अपनी बैच में कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट होती, क्योंकि असेसमेंट ईयर 21-22 में ये रूल है। हो सकता है असेसमेंट ईयर 20-21 में कुछ और रूल हो सकता है असेसमेंट ईयर 16-17 में 2 लाख की इनकम एग्जम्प्ट होती, हो सकता है असेसमेंट ईयर 10-11 में 1.5 लाख की इनकम एग्जम्प्ट होती। हम वो सब नहीं पढ़ेंगे। 60 साल में इनकम टैक्स में 60 साल हो गए हैं, हर साल के इनकम और टैक्स निकालने का फॉर्मूला अलग था। पिछले 59 सालों का क्या फॉर्मूला था वो मैं आपको नहीं पता हूं, हर साल अलग होता है। एवरी ईयर वी हैव डिफरेंट रूल्स। आई विल टीच यू ओनली 1 ईयर्स रूल, दैट इज फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। केवल 21-22 असेसमेंट ईयर का रूल बताऊंगा। आपके नोट्स में देखो, आप कवर पेज
कवर पेज के अंदर जो फर्स्ट पेज है उस पर लिखा होना चाहिए असेसमेंट ईयर 21-22 AY 21-22. वाई? सो दैट यू नो ये बुक अपडेटेड है, लेटेस्ट है, क्योंकि आपके कोर्स में ये वाला असेसमेंट ईयर। आपको मॉड्यूल आ गए क्या? दोज हु हैव गॉट द मॉड्यूल, people have got the module, some people have got the module, right? If you have got the modules, check out in the module assessment year कौन सा लिखा है उसमें। मॉड्यूल में लिखा होगा relevant for 18-19 लिखा है, वापस कर दो। तो धन्यवाद, ICI को वापस भिजवा दो किताब, आपके कोर्स में नहीं। अगर आपके मॉड्यूल में असेसमेंट ईयर 21-22 लिखा है तो ही वो किताब काम की, नहीं तो वो किताब बकवास है। स्कूल की आदत होती है कई लोगों की, सीए फाउंडेशन में भी होगा, भैया दीदी की किताब ले आते। भैया 9th में थे तो अपन 8th में थे, उनकी किताब ले आए। ठीक है, ऐसा होता है ना। अपने यहाँ किताब जब आती है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी, अपने किताब की एक्सपायरी डेट है असेसमेंट ईयर 21-22। दैट इज एप्लीकेबल अप टू नवंबर 21 अटेम्प्ट, विच इज योर अटेम्प्ट। नवंबर 21 अटेम्प्ट हुआ और किसी ने पूछा सर मई 22 में भी यही किताब चलेगी? नहीं, अलग किताब आएगी, क्योंकि असेसमेंट ईयर चेंज। इनकम टैक्स इज दैट डेडली सब्जेक्ट, इसलिए इसको पास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चेंज हो जाता है। अपन ने पढ़ा, अगले अटेम्प्ट में दूसरा इनकम टैक्स आएगा, क्योंकि चेंज हो जाता है। तो इसलिए बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, इसमें एक्सपायरी डेट है। रिमेंबर, आपके अटेम्प्ट में ध्यान रखना कि दिस असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल इज 21-22. आई होप आई एम क्लियर. So this is one thing which is there. What do you learn out of the concept of income tax? Every year is a different unit of taxation, and therefore every year you have different rules for computation of income and tax. ठीक है, तो ये अगली बात होती है। चलो अभी आज यही रुक जाते हैं, सहन शक्ति का लेवल खत्म हो चुका है मेरे को पता है, आज यही रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।